Hello students, welcome to CSC Bias Academy. This side your Apurva sir. Let's start with our newspaper analysis. आज का डेट है 28 ऑफ जून 2025. अगर आपको इस एनालिसिस का PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दैट इज़ @CSCP_Assam. स्टूडेंट्स, आप लोगों के लिए यहाँ पर एक अनाउंसमेंट है. अगर आप APSC के फॉरेस्ट रेंजर एग्जामिनेशन दे रहे हैं तो CSC Bias Academy हैज़ लॉन्च्ड अ कोर्स फॉर इट. सो जहाँ पर आपको ऐसे प्रेसी राइटिंग, जनरल नॉलेज, ऑप्शनल में फॉरेस्ट्री कवर कराया जाए. अगर आप ऑप्शनल ले रहे हो फॉरेस्ट्री को, एनवायरनमेंट, क्लाइमेट, फॉरेस्ट स्पेसिफिक टू आसाम के बारे में स्पेशल क्लासेस होंगे और आपको मिलेगा करंट अफेयर्स के क्लासेस. सो अगर आपको ये कोर्स अवेल करना है तो आप हमारे इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं. So let's see what are the topics that today we'll be discussing. We will be discussing today about the Northeast mineral potential news. तो ये न्यूज़ हम देखेंगे और उसके साथ साथ एक प्रोबेबल मेंस रिलेटेड क्वेश्चंस कैसा आ सकता है हम वो भी देखेंगे. सो द न्यूज़ इज़ कि जो GSI है इंडिया का, इट हैज़ आइडेंटिफाइड 36,000 स्क्वायर किलोमीटर इन द नॉर्थ ईस्ट इंडिया विथ हाई मिनरल पोटेंशियल. मतलब GSI ने नॉर्थ ईस्ट में हाई पोटेंशियल ऑफ मिनरल्स मिलने की संभावना ये जाहिर किया है, जो है 36,000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया. दिस इज़ अ ह्यूज एरिया बाय द वे. सो अगर हम असम के माइनिंग इनिशिएटिव्स को देखें तो आप यहाँ पर देख सकते हो, जैसे कि 7 लाइमस्टोन ब्लॉक्स आइडेंटिफाई किया गया है इन उमरांगशु. फिर 5 ब्लॉक्स को वहाँ से ऑक्शन किया गया है और 2 अभी भी बाकी है ऑक्शन के लिए. वो शायद अगस्त 2025 तक हो जाएगा. और तो ऑक्शन का मतलब क्या है, वो कंपनीज़ को ऑक्शन किया जाएगा कि गवर्नमेंट को जो रॉयल्टी, दैट इज़ अगर एक लैंड आइडेंटिफाई होता है, कोई एक जगह अगर आइडेंटिफाई हो वहाँ पर मिनरल्स मिलेगा तो वो गवर्नमेंट लैंड कहा जाता है. तो उसके एक्सकेवेशंस के लिए, एक्सप्लोरेशन के लिए तो वो प्राइवेट कंपनीज़ को दिया जाता है फॉर अ ऑक्शन. ठीक है, सो वो ऑक्शन किया जाएगा. सो असम हैज़ ऑल्सो साइंड मेनी MOUs, जैसे कि 14 MOUs हैज़ बीन साइंड एंड 47,000 करोड़ से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कमिट किया गया है इन द रिसेंटली पास्ट एडवांटेज असम 2.0 समिट. ओके, तो नेशनली सपोर्ट या फिर विजन क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ माइंस एंड कोल ऑफ द यूनियन मिनिस्ट्री, it has emphasized Northeast role in energy security and pushed for AI based exploration. Alright, so then Northeast hosted India's first AI supported exploration project. So coal exploration in Northeast is very prominent in India because coal reserves India में Northeast में बहुत ज़्यादा मिलता है, especially in the hills of Meghalaya, Nagaland, Mizoram, also in Assam, Arunachal Pradesh and Sikkim. Alright, so अभी तक 5 कोल ब्लॉक को ऑक्शन किया गया है, whose capacity is 1.2 MTPA, जो कि 800 करोड़ रेवेन्यू जनरेट करेगा हर साल. सो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी इन फॉरेन पॉलिसी ऑफ दिस न्यूज़. तो ये क्या है? स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का मतलब है कि इंडिया अपने मिनरल एक्सप्लोरेशन में या फिर कोई फॉरेन पॉलिसी में अपने सोवरेन डिसीजंस ले सकते हैं इन डोमेस्टिक एज वेल एज इंटरनेशनल मैटर्स विदाउट एनी एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस. तो बाहर के कोई भी इन्फ्लुएंस के बिना किसी इन्फ्लुएंस के बाहर के इंडिया अपना डिसीजन खुद ले सकता है. दैट इज़ द योर sovereign autonomy. Yes. So how this is applied to this news? Through global investors are participating, India retains complete control over auctions and regulations. तो जो कि ग्लोबल कंपिटिटर्स अगर पार्टिसिपेट कर भी रहे पर इंडिया यहाँ पर अपना ऑटोनॉमी बनाए रखे है. तो असम अपकमिंग मिनरल पॉलिसी एंड क्रिएशन ऑफ स्टेट मिनरल ट्रस्ट, इट रिफ्लेक्टेड इंडियाज़ कमिटमेंट टू सेल्फ रिलायंट गवर्नेंस. तो जो असम ने जो स्टेट मिनरल ट्रस्ट क्रिएट किया है वो भी ऑटोनॉमी को ही सजेस्ट कर रहा है. एंड इन एडॉप्शन ऑफ AI इन एक्सप्लोरेशन हैपनिंग अंडर नेशनल फ्रेमवर्क शोज इंडियाज एबिलिटी टू एब्जॉर्ब ग्लोबल इनोवेशन इन इट्स ओन टर्म्स. सो लेट्स सी व्हाट कुड बी अ पॉसिबल क्वेश्चन हियर. द पॉसिबल क्वेश्चन हियर इज, strategic autonomy remains the cornerstone of India's foreign policy for an economic policy. Discuss the principle in context of recent mineral exploration initiatives in Northeast India. तो यहाँ के जो डेटा पॉइंट्स आपको मिलेंगे ये इसी न्यूज़ में ही मिल जाएंगे. जैसे कि ये वाला स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी के बारे में आप यहाँ पर आप लिख सकते हो. आप ये पॉइंट को इंक्लूड कर सकते हो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में कि आसाम ने स्टेट मिनरल ट्रस्ट को डेवलप किया है.
फिर आप यहाँ पर असम माइनिंग इनिशिएटिव जो रिसेंटली कंडक्ट किया गया है वो भी आप यहाँ पर एज अ डेटा पॉइंट यूज़ कर सकते हैं एंड यू विल गेट द मैक्सिमम मार्क्स एज पॉसिबल. सो नेक्स्ट इज रूफटॉप सोलर प्रोजेक्ट इन असम. तो Assam has the potential to generate over 13,000 megawatt of rooftop solar power. ठीक है. तो अर्बन हब्स असम में क्या है वो गुवाहाटी है, स्पेशली गुवाहाटी के लोखरा, गौरचक, खानापारा, गरभंगा एंड सरसोजाई के रीजन में. सो लेट्स व्हाट विल बी द की बेनिफिट्स. तो ये हमने पहले भी डिस्कस किया है कि अगर सोलर रूफटॉप प्रोजेक्ट हो कि घर घर में अगर सोलर लग जाए तो इट विल रिड्यूस द कार्बन रिक्वायरमेंट ऑफ इंडिया, which will create a clean and zero carbon energy. Democratic access, it will empower homes, schools and shops, क्योंकि उनके ऊपर एक बर्डन बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा. वो मंथली बिल का जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को देना होता है तो वो एज रिक्वायर्ड बाय द होम वो जितना मर्जी उतना पावर यूज़ कर सकते हैं आफ्टर द इंस्टॉलेशन ऑफ द सोलर पैनल्स. सो जॉब क्रिएशन भी होगा वहाँ पर, क्योंकि अगर ये एक न्यू वेंचर है, एक सनराइज इंडस्ट्री भी आप कह सकते हो, क्योंकि वहाँ पर सोलर मैन्युफैक्चरिंग के लिए लोग चाहिए, इंस्टॉलेशंस के लिए लोग चाहिए, मेंटेनेंस के लिए लोग चाहिए, फॉर मेनी पर्पसेस दीज आर रिक्वायर्ड. सो एनर्जी में भी इंडिपेंडेंस आ जाएगा कि ऐसा नहीं कि हमें बहुत ही सेव करके बहुत ही कॉशियस रहकर एनर्जी सेव करना होता है आज के डेट में, पर अगर वो सोलर पावर हम यूज़ कर रहे हैं तो वी कैन बी लेस कॉशियस बिकॉज सोलर से जो एनर्जी जनरेट होगा डेफिनेटली दैट इज़ अनकन्वेंशनल और वो कभी ख़त्म नहीं हो जाएगा, राइट. एंड अल्टीमेटली इट विल रिड्यूस द कॉस्ट. हाँ, इनिशियल कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो सकता है, लाखों में शायद इंस्टॉलेशन के चार्जेस हो सकते हैं, पर लॉन्ग रन में अगर हम देखते हैं तो अगर हम बिल को कट कर सकते हैं तो हमारे लॉन्ग रन में ये बेनिफिशियल है. एंड इट यूटिलाइजेज एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर. तो इसके लिए नो नीड फॉर एक्स्ट्रा लैंड और लार्ज स्केल ट्रांसमिशन की. लोगों के घर के छत पे अगर सोलर पैनल्स बिछा दिया जाए तो वो जो इन ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है उसी को ही वो अप्लाई मतलब यूज़ करके वो अपना एनर्जी रिक्वायरमेंट फुलफिल कर सकते हैं. नहीं कि ऐसा कोई डेजर्ट में राजस्थान में बहुत बड़ा सोलर पार्क एक लगा दिया जाए, ऐसा ना करने से भी होगा बाय दिस सोलर रूफटॉप प्रोजेक्ट इन असम. सो दीज आर द चैलेंजेस. अगर क्वेश्चन में अगर चैलेंजेस पूछा जाए कि ये जो सोलर रूफटॉप है उसमें अगर चैलेंजेस क्या क्या आ सकता है, और अगर चैलेंजेस पूछा जाए या ना जाए अबाउट द वे फॉरवर्ड, आप डेफिनेटली वे फॉरवर्ड को ज़रूर लिखोगे, ठीक है. सो दिस इज़ द की फीचर्स इन अ टेब्यूलर फॉर्मेट कि जो हमारा सोलर रूफटॉप प्रोग्राम है बाय सेंट्रल गवर्नमेंट दैट इज़ PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना. तो इसमें उसके की फीचर्स सब दिया हुआ है, जैसे कि फ्री इलेक्ट्रिसिटी अप टू 300 यूनिट्स पर मंथ दिया जाएगा. ऑलराइट. सो ये जो है वो फेज़ 1 फेज़ 2 में किया जाएगा, धीरे धीरे किया जाएगा. सोलर पार्क स्कीम है. सोलर पार्क स्कीम क्या है, वो लार्ज सोलर पार्क, जैसे कि मैंने बोला एक बहुत बड़े एरिया में, शायद आपने पिक्चर्स देखे होंगे कि सोलर पैनल्स ऐसे ग्रिड बिछाया हुआ होता है ऐसे इन अ डेजर्ट स्पेशली. मतलब दैट इज़ अ आइडिया ऑफ सोलर पार्क स्कीम. ऑलराइट. सो दिस आर सम डिटेल्स अबाउट द असम स्पेसिफिक सोलर स्कीम्स. तो आप यहाँ से आप अपने इंफॉर्मेशन के लिए ज़रूर इसको पढ़ लीजिएगा. सो दिस इज़ द क्वेश्चन कि रूफटॉप सोलर एनर्जी ऑफर्स अ ट्रांसफॉर्मेटिव पाथवे टू एनर्जी security, local empowerment and climate goals in India. Examine the policy efforts at central and state levels with a special focus on Assam. हाँ, तो जो डेटा पॉइंट ऊपर दिया हुआ है आप उसी को इस्तेमाल करके यहाँ पर एक प्रॉपर फॉर्मेट में इसका आंसर आप कर सकते हो. नेक्स्ट, क्राइसिस इन इंडियाज़ टी सेक्टर. तो ये हम बहुत टाइम से डिस्कस कर रहे हैं कि जो इंडिया का जो टी इंडस्ट्री है वो पहले के जैसा वो ग्रोइंग ट्रेंड में नहीं है. इट इज़ एक्सपीरियंसिंग अ डिक्लाइनिंग ट्रेंड फ्रॉम अ पास्ट ईयर्स. सो इंडियाज़ टी इंडस्ट्री स्पेशली इन असम एंड वेस्ट बंगाल इज़ फेसिंग मल्टी डायमेंशनल क्राइसिस. तो देखते क्या क्या क्राइसिस है. जैसे कि की इशूज़ है हाई प्रोडक्शन कॉस्ट. बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन कॉस्ट वहाँ पर देखने को मिल रहा है. प्राइस स्टैग्नेशन, क्योंकि अगर डिमांड वर्ल्ड में डिमांड अगर कम हो जा रहा है तो ऑब्वियसली इट विल इफेक्ट द प्राइस. ऑल्सो वहाँ पर क्वालिटी में भी डिक्लाइन देखने को मिल रहा है बिकॉज पुअर प्लकिंग और इनएडिक्वेट प्रोसेसिंग प्रैक्टिस. तो टी इंडस्ट्री में कुल मिलाकर कुछ बहुत ज़्यादा R&D नहीं है, रुक गया है, वो स्टैग्नेंट बन चुका है वो इंडस्ट्री जो एक टाइम में बहुत ही ज़्यादा एक्सप्लोरिंग था.
ओके और वही है लैक ऑफ वैल्यू एडिशन की जो वैल्यू एडिशन होना चाहिए विथ ईयर्स आफ्टर ईयर्स वो वैल्यू एडिशन नहीं हुआ है। एंड सबसे बड़ा इम्पैक्ट जो कर रहा है यहाँ पर वो है क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट विच इज़ अनप्रिडिक्टेबल रेनफॉल, लोअर यील्ड्स, पोर क्वालिटी। ठीक ऐसा चीज़ है अगर उसमें क्लाइमेटिक इम्पैक्ट या फिर मॉइस्चर्स ऊपर नीच हो जाए, स्टोरेज भी एक यहाँ पर प्रॉब्लम आ सकता है और आएगा ही कि अगर उसमें मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा हो जाए तो टी अपने क्वालिटी में डिटोरिएशन दिखाएगा। ऑलराइट, सो व्हाट विल द सोल्यूशन, यहाँ पर अगर हम प्रॉब्लम डिस्कस करें व्हाट इज़ द सोल्यूशन हियर, द सोल्यूशन हियर इज़ कि देयर मस्ट बी अ मिनिमम बेंचमार्क प्राइस फॉर टी, कि टी का जो है वो हाँ एक बेंचमार्क प्राइस की एक लिमिट से ज़्यादा वो कम नहीं होना चाहिए और उसमें वैल्यू टी में वैल्यू एडिशन कंटिन्यूसली होना चाहिए। जैसे कि हम ट्रेडिशनली कन्वेंशनल वो टी खाते रहे, जैसे कि आज के डेट में बहुत ज़्यादा टी में वेरिएशन देखने को मिल रहा है, जैसे कि वाइट टी, पर्पल टी, ब्लू टी, पियोनी, हर्बल टीज एक्सेट्रा। तो ये भी एक स्कोप है मार्केट को एक्सेस करने के लिए। सो दीज आर द सोल्यूशन दैट हैज़ बीन लिस्टेड हियर। आई होप दिस विल हेल्प यू इन योर आंसर राइटिंग। ओके, दिस इज अनदर क्वेश्चन फ्रॉम हियर कि डिस्कस द की स्ट्रक्चरल इशूज़, जो हमने पहले स्लाइड में ही डिस्कस कर लिया, प्लेगिंग इंडियाज टी इंडस्ट्री एंड सजेस्ट सस्टेनेबल सोल्यूशंस। तो ये हो गया हमारा प्रॉब्लम्स की इशूज़ और ये हो गए हमारे सस्टेनेबल सोल्यूशंस। तो यहाँ पर आपको हो गया क्वेश्चन के आंसर। नेक्स्ट, टफर आधार रिजीम इन असम। तो क्या है न्यूज़, द असम गवर्नमेंट इज कंसिडरिंग स्ट्रिक्टर आधार इशुएंस रूल्स स्पेशली फॉर एडल्ट्स। द मूव कम्स amid concerns over illegal migration, particularly from Bangladesh, with Aadhaar being misused as a de facto identity document। मतलब ये इलीगल माइग्रेंट का जो इशू है वो बढ़ रहा है एंड दे आर मेकिंग देयर आधार कार्ड इन इंडिया एंड यूजिंग दैट टू बी अ de facto आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट एज एक्सेस टू इंडियन वेलफेयर स्कीम्स। अगर वो इंडियन नहीं है तो उनको तो इंडियन वेलफेयर स्कीम्स ही नहीं मिलना चाहिए, पर वो अपने आधार को यूज़ करके जो फेक डॉक्यूमेंट्स हो या फिर जैसे तैसे हो आधार को बनाकर वो स्कीम्स जो इंडियन के लिए स्कीम्स है वो यूज़ कर रहे हैं। सो दैट इज़ अ ड्रेन ऑफ वेल्थ ऑफ इंडिया। Okay, so issue have already been discussed. What are the key highlights here? कि now there must be strict verification of Aadhaar. कि their Aadhaar must be finally issued by the district commissioner after verification. Tightened birth certificate rules. All suspicious or backdated birth records to be scrutinized. जो भी backdated birth सर्टिफिकेट बनाए गए हैं या फिर वो रिकॉर्ड में है तो उसको फिर से अभी स्क्रूटिनी में लाया जाएगा। Preventing illegal migration. Target is to block illegal Bangladeshi migrants from welfare access. Aadhaar usage misconception. Although not proof of citizenship, it acts as a gateway to services. हाँ, आधार जो वो शो कर रहे हैं वो सिटीजनशिप प्रूफ तो नहीं है, पर ऑब्वियसली दे आर यूजिंग इट फॉर गेटिंग गवर्नमेंट सर्विसेज। मीन्स गवर्नमेंट सर्विसेज नहीं, मतलब गवर्नेंस सर्विसेज जो दिया जा रहा है उसको वो एक्सेस कर रहे हैं। सो जैसे कि स्ट्रेटेजिक पर्सपेक्टिव आधार बेस्ड गवर्नेंस की वो स्ट्रिक्ट होना चाहिए, स्पेशली इन द बॉर्डर स्टेट्स जो आसाम और बांग्लादेश रिलेटेड जो प्रॉब्लम है। स्टेट्स लाइक आसाम रिक्वायर कस्टम रूल्स अंडर अ फेडरल डिजिटल आइडेंटिटी फ्रेमवर्क। सो दिस आर यू कैन से सम काइंड ऑफ सॉल्यूशंस। Judiciary role in ensuring procedural fairness even in sensitive security related dismissal reflects checks and balances in Indian democracy. So ये हो गया हमारे जो क्या क्या प्रॉब्लम है, जैसे LPG रिजेक्शन ड्यू टू mismatch 2 years to fix, तो ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड दैट। सो लेट्स सी द क्वेश्चन। इन रीजन्स विद डेमोग्राफिक सेंसिटिविटीज, मतलब बॉर्डर एरियाज जैसे कि आसाम, how can Aadhaar based welfare governance be strengthened without compromising on inclusion? Discuss with reference to Assam. Next is Global Unicorn Index. तो ये प्रीलिम्स के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा आपका, क्योंकि इंडेक्स के बारे में प्रीलिम्स में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। द ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2025 हैज़ बीन रिलीज बाय द हुरुम रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये हो गया आपके प्रीलिम मटेरियल। तो वो रिपोर्ट क्या सजेस्ट कर रहा है? देयर आर 1523 प्राइवेटली हेल्ड स्टार्टअप्स वैल्यूड एट ओवर $1 billion each. Now let's see what is an unicorn. तो यूनिकॉर्न क्या है? ये एक प्राइवेट स्टार्टअप है जो जिसका वैल्यूएशन $1 billion एक्सीड हो जाता है, उसको एक यूनिकॉर्न स्टार्टअप बोला जाता है। ठीक है,
This term was coined by Alan Lee, who was an American venture capitalist and got key highlights of the Global Unicorn Index 2025. आज जो ग्लोबली वर्ल्ड में 1523 यूनिकॉर्न ऐसे है एंड इट इज़ पब्लिश बाय द हुरुन रिसर्च इंस्टीट्यूट. तो अगर रैंकिंग में देखते हैं तो यूएसए टॉप्स द रैंक विथ 755 यूनिकॉर्न्स, देन चाइना विथ 343 एंड देन इंडिया विथ 64. तो इंडिया इज इन थर्ड बट देर इज़ अ ह्यूज गैप बिटवीन यूएस, चाइना एंड इंडिया. सो ये यूनिकॉर्न जो है ये जो दिन ब दिन बढ़ रहा है, वाई? बिकॉज ऑफ इंडिया का डिजिटल इंडिया और स्टार्टअप इकोसिस्टम, जहाँ पर गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा डिजिटलाइजेशंस कर रहे हैं, वो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस को वो बढ़ाते आ रहे हैं. द ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस कि अगर बिज़नेस करना इंडिया में आसान हो जाए, उसके प्रक्रियाएँ अगर वो सरल हो जाए, तो जो एंटरप्रेन्योर है, जो एस्पायर करता है बिज़नेस करने के लिए, वो और भी ज़्यादा आगे बढ़ के आएंगे टू डू बिजनेस. तो उस तरह से स्टार्टअप में भी क्या बढ़ा, आगे बढ़ा है इंडिया. और जो एग्जिस्टिंग स्टार्टअप्स थे, गवर्नमेंट सपोर्ट के लिए मार्केट को अच्छे से एक्सेस कर पाए, डिमांड क्रिएट कर पाते हैं, अवेयरनेस जनरेट कर पाते हैं. इसके वजह से जो स्टार्टअप्स है वो ज़्यादा टाइम नहीं लगा रहे टू बिकम द यूनिकॉर्न. ऑलराइट, तो ऑल्सो इंडिया इज़ ऑल्सो वेलकमिंग द FDI अलॉन्ग विद द प्राइवेट इक्विटी की लोग बाग जहाँ पर सेविंग्स में ज़्यादा ध्यान देते थे. आज के डेट में लोग सेविंग्स से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स में ज़्यादा ध्यान देते हैं कि बैंक के सेविंग्स अकाउंट में पैसा रख देने से दैट डज नॉट बिगेट मोर मनी, रेदर वी शैल इन्वेस्ट इन इक्विटी. ठीक है, वैसे ही फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स को भी इंडिया में इन्वाइट किया गया है सो दैट द स्टार्टअप हो या फिर एंटरप्रेन्योर इकोसिस्टम हो इंडिया में, वो डेवलप हो. सो दीज आर सर्टेन पॉइंट्स हेयर विच बूस्ट द इंडिया स्टार्टअप इकोसिस्टम. ऑलराइट, तो ये है कुछ प्रीलिम्स पॉइंटर्स जो अबाउट द ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स, एंड दिस इज अ मेंस रिलेटेड क्वेश्चन दैट यू कैन अटेम्प्ट. Okay students, so we are at the last. So the last announcement for today, that is APSC mains crash course was launched by CSCPIS Academy. Classes are going on. 16th of June से start हो गए हैं classes और वो continuous process में चल रहे हैं. तो अगर आपको ये कोर्स चाहिए तो आप हमारे ये गिवन नंबर पे कॉल कीजिए. थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, एंड स्टे ट्यून इन द यूट्यूब चैनल ऑफ CSCPIS Academy, and don't forget to like, subscribe and share our CNA videos. Thank you so much. Take care.